तरीन मज़म्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जो आज़ादी का जज्बा है और जुल्म से लड़ने का जो जज्बा है, ना उसको उम्र कैद हो सकती है, ना उसको फांसी चढ़ाया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से यासीन मलिक साहब के लिए भरपूर आवाज़ उठेगी और हम इंशाअल्लाह ताला उस आवाज़ को दुनिया भर में पहुँचाएँगे। मुझे इस बात का भी अफसोस है, जहाँ आज इतनी बड़ी ये ख़बर है कि कश्मीर के एक बेटे को बर्बरियत से उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो इस पे आज पूरी कौम की तवज्जो कश्मीर पर होनी चाहिए थी, यासीन मलिक साहब पर होनी चाहिए थी। और उनकी जो अहलिया हैं मशाल मलिक, उन्होंने 2 दिन पहले रो कर एक इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि अपने जो लॉन्ग मार्च है उसको 2 दिन आगे कर दें, डिफ़र कर दें, क्योंकि 25 तारीख़ को उनको सज़ा सुनाई जानी है, लेकिन उस पर उन्होंने कान नहीं धरे। तो आज उतनी मौसर जो आवाज़ है जो पाकिस्तान से जानी चाहिए थी, वो आज एक फेल्ड लॉन्ग मार्च की नज़र हो गई। दूसरी बात यह कि मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनको शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज एक फितने को उन्होंने नाकाम किया, उनके जो उनके आगे बंद बांधा, उसके लिए कुर्बानियाँ दी। मैं कल भी जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, इनकी जो खूनी इनकलाब की नज़र हुए हैं, और उसके बाद आज भी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पुलिस की गाड़ी का, उसमें कुछ शहादतें हो गई। तो मैं उन सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को खराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ, और उन सब को जिन्होंने अपनी जानें इसमें खोई हैं किसी की कुर्सी की हवस की खातिर। मैं उन सब की जो ख़ानदान हैं, जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, मैं सबसे इज़हार हमदर्दी भी करती हूँ। मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं। अल्लाह ताला जो शहादत के रुतबे पे फ़ाइज़ हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए। मैं फिर उसी चीज़ से अपनी शुरू करूँगी। मैंने कल भी कहा था कि इमरान खान एक ज़िंदा लाश है, और ये भी मैंने कहा था गवर्नमेंट को, मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड है मेरी, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट की थी, गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको ना पकड़ा जाए, इसको एक्सपोज होने दिया जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ। 25 लाख की 2 मिलियन अफराद आ रहे हैं, 3 मिलियन अफराद आ रहे हैं, पाकिस्तान खड़ा हो गया है, पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है। इतनी मैंने अवेयरनेस कभी देखी नहीं। जलसों में तो इस तरह हो रहा था जाके पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, और वो ये है कि लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत को उल्टा दिया जाएगा और अगला इलेक्शन जीत लिया जाएगा। तो आज पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की माओं ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है, बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज़्यादा सुनाई देगी। तो मैं अपनी कौम को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, मैं अपनी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, मैं अपनी कौम को सलाम भी पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने बर वक्त इस फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, उसको न सिर्फ पहचाना, उसको न सिर्फ रोका, बल्कि किसी भी एहतजाज में ना शामिल होकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि कौम ये समझती है कि इस किस्म के जितने भी फितने हैं, जितने भी फसाद हैं, जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। और मैं ये समझती हूँ कि कौम को ये भी पता है कि पिछले कई सालों से जिस तरह से हालात हैं पाकिस्तान के, उन हालात में पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तरक्की की ज़रूरत है, पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जिस हुकूमत की सिमत दुरुस्त हो, जिस हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त हो, जिस हुकूमत के एजेंडे पे सिर्फ इंतकाम इंतकाम इंतकाम, नालायकी और नाअहली ना हो, जो एक अहल हुकूमत हो, जो एक अच्छी टीम रखती हो, जो जिसकी तवज्जो जो है वो कौम के मसाइल पे हो। तो अब अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की आवाम को वो हुकूमत मिल गई है
जिसके सरबराह नवाज़ शरीफ हैं और जिसके वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस फितने का काम तमाम होने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर। एक साजगार माहौल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, मुस्लिम लीग नून की और एलाइज़ की हुकूमत को मुहैया होगा इस मुल्क को आगे लेकर जाने पर। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब के अवाम ने आज जो बदला इमरान ख़ान से लिया है, उस्मान बुज़दार जिसको ये वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसके पंजाब के अवाम के ऊपर मुसल्लत होने का, जो 4 साल यही कहता रहा मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ ना, और जो फरा गोगी के ज़रिए पंजाब को लूटा गया, पंजाब के अवाम के हक़ पे डाका डाला गया, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब के जितने भी चाहे वो टॉप से लेके बॉटम तक तबादले हों, वो करोड़ों रुपया लेकर जो होते रहे, फरा गोगी कराती रही, जिसके पैसे बनी गाला जाते रहे। तो पंजाब ने अपना मैंडेट छीनने का, जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मैंडेट था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट था, शेर का मैंडेट था, वो मैंडेट छीनने का बदला आज पंजाब ने इमरान ख़ान से चुकता किया। फरा गोगी को अवाम, पंजाब के 12 करोड़ अवाम के सर पे मुसल्लत करने का बदला आज पंजाब ने लिया। उस्मान बुज़दार जैसे नालायक शख्स को डमी चीफ मिनिस्टर बिठा के पंजाब की बर्बादी का बदला आज पंजाब के अवाम ने लिया। और 25 लाख की ये बात कर रहे थे, 2 मिलियन की ये बात कर रहे थे। पंजाब, पूरे पंजाब के 37-38 डिस्ट्रिक्ट से कहीं 200 बंदा नहीं निकला। तो राणा साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने आज इतनी डिप्लॉयमेंट क्यों कर दी, क्योंकि इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि पता नहीं पाकिस्तान इनके साथ है, पाकिस्तान के अवाम इनके साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ इमरान ख़ान को मायूसी होगी, हमें भी बहुत मायूसी हुई है। बिल्कुल कहीं 200 बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सके। तो एक तो तवज्जो भी गवर्नमेंट की इन्होंने आज नाकाम एहतजाज पे रखी, पुलिस की जो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तवज्जो बजाय इसके कि आवाम के ऊपर होती है, आज वो इस एहतजाज को जो इन्होंने खूनी इनकलाब के दावे किए थे उसको, उसकी आवाम की हिफाजत में हुई। और फिर KPK के अवाम को भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। तो इनको भी ये उम्मीद थी कि अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो KPK से निकलेंगे। KPK से भी इंतहाई शदीद मायूसी का इनको सामना करना पड़ा। और वो जो इनकलाब आ रहा था ना, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए KP और पंजाब के दरमियान कितनी देर हवा में मुअल्लक़ रहा, अभी भी मुअल्लक़ है। वो इनकलाब तो ना आ सका। KPK वालों ने भी इसके इनकलाब को रिजेक्ट किया, इसकी फसाद को रिजेक्ट किया, इस फितने को रिजेक्ट किया। तो मैं KP के अवाम को भी, सिंध के अवाम को भी, बलूचिस्तान के अवाम को भी, पंजाब के अवाम को भी सलूट करती हूँ। फिर इन्होंने जब इनको 2-3 दिन पहले, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की, ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इनको वो बिल्डअप जो ये समझ रहे थे कि होगा वो नहीं हो सका। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। इन्होंने असद कैसर साहब ने, अयाज सादिक साहब को 2 दिन पहले, असद कैसर साहब ने, और जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग कि अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है,
ये उसको पूरा करे। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊंगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे। अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये मुल्क आगे चलेगा। तो जब इनको ये जवाब मिला तो उसके बाद आज और कल इन्होंने फिर राब्ते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, और इन्होंने कहा कि मिल के बैठें, आएँ, बात करें। तो फिर हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज़ खटक साहब थे। और पहले जो अयाज सादिक साहब से बात हुई थी, सॉरी, उसमें फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब थे। तो आज ये 3 हज़रात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे और कहा कि इलेक्शन और कि हमें कोई जलसे की जगह दे दी जाए। लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था, उसकी समरी यही थी कि हम धरने का ऐलान कर बैठें, आवाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए और हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दी जाए, जिस पर इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया, इनकार कर दिया गया। और उस वक्त तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट पर फैसला जो है वो छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हमारी सर आँखों पर, उस फ़ैसले में अगर देखें तो इनके लिए एक सेफ़ एग्ज़िट था, एक महफूज रास्ता था और ये इनकी इज़्ज़त बचाने का पूरा एहतमाम था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी। तो अचानक आपने देखा कि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले तो इनके वकील ने कहना शुरू कर दिया कि हमें वो ग्राउंड दे दें जहाँ पे 10,000 बंदा आता है। तो पहले तो 25 लाख का इनकलाब जो है वो 10,000 के इन्होंने ज़िद करनी शुरू कर दी कि इनको 10,000 जिसमें पूरा आता है, आवाम 10,000 से ज़्यादा आ नहीं सकती, तो वो हमें ग्राउंड दी जाए, क्योंकि इनको पता था कि आवाम तो निकली नहीं। हमारे वकील ने, हुकूमत के वकील ने, अशतर औसाफ साहब ने ये बारहा बताया कि वो ग्राउंड छोटी है, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो अगर 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो इधर उधर सड़कों पे फैलेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो इनको तंगी होगी, इनको परेड ग्राउंड में आने दें। उन्होंने कहा नहीं, हमें वही जगह चाहिए जिसमें 10,000 बंदा आता है ताकि हमारी कुछ इज़्ज़त रह जाए। बहरहाल वो इनको इजाज़त मिल गई और उस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि अमन व अमान की कोई जो वायलेशन है वो नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई वायलेशन जो है वो नहीं होगी, अभी उस हुक्म की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको महफूज रास्ता दिया, आपने उसके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन में, नाकामी के फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी, पुलिस की वैन्स को, मोबाइल्स को आग लगा दी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी। तो वो जो आग और खून का एजेंडा था इमरान खान का, उसने पहले पूरे मुल्क में उसने तकरीर के ज़रिए, उसने झूठी इल्ज़ामात के ज़रिए, उसने झूठे ख़त के ज़रिए, एक झूठे साजिश का बयानिया बनाने के ज़रिए उसने जो आग लगाने की कोशिश की, आज उसके पैरोकारों ने भी वही किया। ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, ज़ाती लोगों की जो अवाम के इमलाक थे उनको नुकसान पहुंचाया, पुलिस की कार्स को, वैन्स को नुकसान पहुंचाया। तो हम तो पहले यही कह रहे थे कि ये फसाद है, ये फितना है, इसको रोका जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको पाँव के तले रौंदा गया और जो अमन व अमान की सिचुएशन है वो इन्होंने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है वो क्रिएट की। कल मैंने एक ज़िक्र किया था, आज आप देखें मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज पंजाब में कहीं कंटेनर, प्लीज़ ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें। तो पंजाब में कोई 2 बच्चे, कोई कारकुन इमरान खान के, वो कंटेनर हटाते हुए वो जो पुल है उससे उलट के नीचे गिरे
और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मुझे आज फिर यकीन माने बतौर माँ ये ख्याल आया कि इमरान ख़ान के बच्चे लंदन में सेफ़ एंड साउंड बैठे, लंदन में हिफाजती दीवारों के पीछे हैं, उनको ना कोई जान का ख़तरा है ना कुछ, और यहाँ कौम के बच्चे इमरान ख़ान ने मरवा दिए, माओं के जिगर गोशों को इसने मरवा दिया अपनी कुर्सी की हवस की खातिर। खुद ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ गया, कंटेनर पे चढ़ गया, लोग पैदल और इधर उधर मारे खाते रहे, इतनी शदीद गर्मी में डंडे खाते रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मैंने तो कल भी कहा था कि अगर इतना ही आपको इनकलाब है, इतना ही आपको अगर कोई आपके ख़्याल में कोई मुल्क को तहरीक की ज़रूरत है और इतना ही कोई जहाद है, तो जहाद में सबसे पहले अपने वाइफ और अपने बच्चों को और अपनी बहनों को लेकर आओ। लोगों के बच्चे, लोगों की बहनें, लोगों की बच्चे आपने या लोगों की जो औलादें हैं उनको आपने ख़तरे में क्यों डाला? उनकी जानें आपने क्यों ली? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के बच्चों की जानें आपने क्यों, उनके जवानों की जानें आपने क्यों ख़तरे में डाली? तो आपका क्या ख्याल था कि आप ये मुनाफ़कत करेंगे, लोगों को यहाँ पर भाषण देंगे आज़ादी का, लोगों को आप भाषण देंगे कि मेरे साथ निकलो और ये तहरीक बनाओ, गोगी बचाओ तहरीक में शामिल हो जाओ, और अपने बच्चों को आप महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे, खुद आप हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएंगे, तो लोग आपकी कॉल पे बाहर निकलेंगे? क्यों निकलेंगे लोग आपकी कॉल पे बाहर? वो आपकी अना का, आपकी कुर्सी से मोहब्बत का, आपकी तकलीफ़ का जो आपको कुर्सी जाने पे हुई है, उसका ईंधन बनने से कौम ने इनकार कर दिया है, और बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कौम ने। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि इस तारीख़ी नामोशी के बाद, इस तारीख़ी नाकामी के बाद, इस तारीख़ी शर्मिंदगी के बाद जो आज इमरान ख़ान को हुई है, तो मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है उनको कि उनकी सियासी लाश जो अब पाकिस्तान में तअफ़्फ़ुन फैला रही है, उसको वापस बनी गाला ले जाएं, वहाँ किसी हुजरे में जाके बैठ जाएं और तस्बीह घुमाकर अल्लाह अल्लाह करें और इस मुल्क को तरक्की करने दें। ये मुझे अभी ख़बर आई है कि वो ये कह रहे हैं, इमरान ख़ान साहब ये ऐलान फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा मकाम की बजाय डी चौक में जमा हूँ। तो ये शख्स कभी भी अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। उस इस्टेब्लिशमेंट ने जिसने इसको उंगली पकड़ के चलाया, इसके ऊपर एहसान दर एहसान किए, ये था क्या? इसको उठा के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया और सोचते रहे कि शायद चल जाए, शायद चल जाए। वो नहीं चल सका, और एहसान का बदला उसने क्या किया, क्या दिया? आज उन्हीं पर जो है वो रकीक हमले कर रहा है, उन्हीं पर शर्मनाक हमले कर रहा है, उन्हीं को गालियाँ निकाल रहा है। ये होता है मोहसिन कुश आदमी। माजिद ख़ान से लेकर अलीम ख़ान तक इस इंसान की यही रविश रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको एक रास्ता दे दिया, तो इसने अब सुप्रीम कोर्ट की भी जो अहकामात है उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। ये शख्स हर कीमत पे फसाद चाहता है, हर कीमत पे फितना चाहता है, हर कीमत पे चाहता है कि कुछ मुल्क में ऐसा फसाद बर्पा हो जाए कि इसका कोई रास्ता बन जाए। तो मैं इसको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आवाम ने आज तुम्हारे मुंह पर जो जन्नाटेदार तमाचा मारा है ना, उसको आइंदा आने वाले दिनों में याद रखना, और जाओ बनी गाला, वहाँ चुप करके अपनी अहलिया के साथ बैठ के अल्लाह अल्लाह करो और पाकिस्तान की कौम की जान छोड़ो। जी, बारी 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 1 मिनट, बारी बारी पानी है, पानी। इस वक्त जो हाल चल रही है, एक मिनट ने भी कह दिया कि वो टीचरों में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुला खिलाफवर्जी है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगी, हुकूमत होगी, अगर वहाँ पर कोई ऐसा वैसा वाक़या होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं इदारों को बहुत दिनों से अदब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और उसमें अदलिया भी शामिल है, कि इस किस्म के फितने के हाथ मजबूत ना करें। ये रिवायत मत डालें कि जो आपको सबसे ज़्यादा डराएगा, धमकाएगा, आपको गाली निकालेगा, उसी के हक़ में फ़ैसले आएंगे। क्योंकि जब आप उसके हक़ में कोई फ़ैसला देते हैं या कोई भी बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि ना आपके अहकामात माने जाते हैं, बल्कि आपके अहकामात का तमस्खर उड़ाया जाता है, बल्कि मुल्क और कौम को उन फैसलों का नुकसान होता है। तो इस किस्म की जो
फितना है उसको फीड नहीं करना चाहिए, उसको एक फितने के तौर पे डील करना चाहिए, अदलिया को भी, और उस तरह डील करना चाहिए जैसे कुरान ने हुक्म दिए। जी मैडम ये बताएं कि पिछला दौरे हुकूमत कहा जाता है कि बहुत करप्शन हुई है, मगर देखा ये जा रहा है कि जो पिछले दौरे हुकूमत के साबिक गुजरा थे उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने अभी तक कोई केसेस नहीं बनाए, वो पंजाब की हो या वफाक की हो, न नैब उनके खिलाफ हरकत में है, न एंटी करप्शन की हरकत में है, तो किस चीज़ का वेट किया जाए? किसी चीज़ का वेट नहीं किया जा रहा है। इनके ख़िलाफ़ बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जिसकी डिटेल्स अब हुकूमत के पास आ चुकी हैं, जिसमें 122 अरब का LNG का बहुत बड़ा स्कैंडल है, कार्टल्स को नवाजने के स्कैंडल्स हैं, आटे के लिए आटा चोरी के लिए, बल्कि आटे की कीमतों में जो इजाफ़ा किया है, जो अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया है, जो इन्होंने LNG देर से मंगवाई है और महंगे दामों मंगवाई है, और इसी तरह जो चीनी के माफियाज़ हैं उनको जो इन्होंने नवाजा है, उनसे जो कमीशंस खाई हैं, और जो उस्मान बुज़दार ने यहाँ पंजाब में तबाही मचा के रखी थी, वो सब मामलात को हुकूमत देख रही है। जैसे ये लॉन्ग मार्च से फारिग होती है, अब हम इस चीज़ पे इंशाल्लाह ज़रूर अपनी तवज्जो देंगे, और वो सारे हकायक, वो सारी चोरियाँ, वो सारे डाके कौम के सामने लेकर आएंगे। और इसने जो निकाब चढ़ाया हुआ है ना सादिक और अमीन का, उसको इंशाल्लाह कौम ने देख भी लिया है, और वो मजीद आने वाले दिनों में तार तार हो। अच्छा मैडम, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन फैसल चौधरी जो है वो इस जख्मी हुए थे, वो जो है वो जाँ बहक हो गए। इसी तरीके से कल कांस्टेबल अहमद कमाल वो शहीद हुए। कई जो लोग कीमती जानें चली गई हैं, आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार कौन है? और अब इमरान खान ने जबकि डी चो की कॉल दे दी है, तो ये कितने दिन उनका एहतजाज है, ये लॉन्ग मार्च चलेगा? देखिए, मैंने इस चीज़ का जवाब अपनी बात में दे दिया है, अपनी प्रेसर में दे दिया है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा कह देती हूँ कि पूरी दुनिया ये जानती है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है जिसको कुर्सी छिन जाने का इतना सदमा पहुँचा है कि उसका दिमाग हिल के रह गया है, और उसके लिए वो मुल्क में आग और खून का खेल भी खेलने को तैयार है। उस शख्स का नाम जो है वो इमरान खान है। अगर आज जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो PTI के वर्कर्स का हुआ है, वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी कौम के बच्चे हैं, वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, चाहे उनका नुकसान हुआ है, चाहे कोई अवाम का नुकसान हुआ है, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, पुलिस के जवानों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान का एक ही जिम्मेदार है, सिंगल हैंडेडली उस शख्स का नाम है इमरान खान। अभी कहा है आपने कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया। इमरान खान तो अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, सिस्टम आपके पास है सारा मुकम्मल तौर पे। अब ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे क्या आपको सपोर्ट करेगी और इस हुकूमत को टाइम पूरा करने का मौका मिल जाएगा? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, जिसकी मैंने पहले भी तारीफ़ की है कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो आइन और कानून का जो उनका दायरा कार है, जो आइन ने मुतय्यन कर दिए, वो उसी पर रहेंगे, सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे और आवाम की चॉइस आवाम पे छोड़ देंगे, तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला है। और इसकी तकलीफ़ पूरे पाकिस्तान में एक ही शख्स को है, जिसको चीटिंग की आदत थी, जिसको अंपायर को साथ मिला के खेलने की आदत थी, जिसको RTS बिठाने की ज़रूरत थी, जिसको ECP के अमले को चोरी करने की ज़रूरत थी, जिसको एक पेज की शदीद ज़रूरत थी, उसके बगैर वो चल नहीं सकता था। तो मैंने तो पहले भी ये बात कर दी थी कि वो नंबर सब बदल गए हैं। तो अगर ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने किया है और इस पर वो कार बंद हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी में पाकिस्तान का फ्यूचर है। हुकूमत जो है वो उसको बनाने और गिराने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है। मेरी नज़र में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त नहीं, किसी भी वक्त 5 साल से पहले इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के धौंस और किसी के जत्थेबाजी को हम पाकिस्तान के कौम के इलेक्शन के फ़ैसले नहीं करेंगे। इस मुल्क को अब इसकी सिमत दुरुस्त करनी है। इसकी इकॉनमी इमरान खान की नालायकी और बेहिसी की वजह से वेंटिलेटर पे है। इस मुल्क को हमने सीधा करना है। IMF के साथ हमने टॉक्स रिज्यूम किए हैं। सऊदी अरब से कल एक अच्छी खबर आई है, और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जो शहबाज शरीफ साहब है और उनकी टीम है, मुझे यकीन है कि अगर उनको पॉलिटिकली जो फेवरेबल माहौल दिया गया और उनको जो
काम करने की उनको खुली उस तरह से आज़ादी हुई और कोई डिस्टर्बेंस ना हुई, तो इंशाअल्लाह ताला वो नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में हमारे पास बहुत अहल टीम है, हम इस मुल्क को भंवर से निकाल कर, मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जी के अंदर बदतहजीबी इंतशार लाया जा रहा है और खासतौर पर अगर मीडिया उसे हाईलाइट करता है तो वो निशाना बन रहा है। समा की टीम को लाहौर, कराची, केपी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ना सिर्फ तशद्दुद हो रहा है, कराची के अंदर हमारे जो है स्टाफ को भी मारा गया है। मैंने वो आपकी कोई खातून है उनकी मैंने देखी है, विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग थे। मैं यही सवाल कर रहा था कि ये मुआशरा किस तरह चले गया है, आप क्या देख रही हैं? अगर मीडिया को अगर सच निकालने के ऊपर इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, ज़ाती इज़हार राय पर इसी तरह कदमें लगती रहेंगी, तो फिर क्या राय आप क्या समझती है, क्या हल इसका क्या निकलेगा? देखें, ये कोई इस पर आज़ादी राय पर कोई कदगन नहीं है। ये एक हारे हुए शख्स की जो अब अपनी अगली बैटल भी हार गया है, ये उस शख्स की फ्रस्ट्रेशन है। और जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब इंसान हर तरह से आगे पीछे दाएं बाएं नाकामी देख रहा होता है और उसको अपना कोई चांस या कोई अपनी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर वो इसी किस्म के हथकंडों पे उतरते हैं जिस किस्म के हथकंडों पे इमरान खान साहब आज उतर आए हैं। तो फिर वो मीडिया को भी मारेंगे, वो फ़िज़िकल वायलेंस भी करेंगे, वो आवाम की अमलाक को भी, कौमी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाएँगे। तो उन्होंने एक दफ़ा अपने आप को कम्प्लीटली पूरी कौम के सामने और दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिए। अब ये नहीं कह सकते कि हम एक सियासी जमात हैं, ये एक इंतशारी जमात हैं, ये एक जो है, मैं क्या कहूँ अब, मेरे बस यही आप समझ जाएं कि ये हर हरबे आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इनको अपना फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्लीक नज़र आ रहा है। जी ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि इस हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, जबकि इससे अच्छा एक सेकेंड मैं एक और जवाब दे दूं। अगर ये मीडिया पे इस तरह हमले करेंगे, वो सब बातें गवर्नमेंट नोट कर रही है, एक एक चीज़ का ना सिर्फ हिसाब लिया जाएगा, बल्कि समा पे जो आज हमला हुआ है या किसी भी चैनल के किसी भी रिपोर्टर को या गाड़ी को या किसी उस पर नुकसान पहुंचा है, कल जो कांस्टेबल को गोली मारी गई है, 5 बच्चों के बाप को, आज भी जहां जहां नुकसान हुआ है, पुलिस की जो गाड़ी को नुकसान हुआ है, इस सब के हिसाब किताब जो है वो हुकूमत इनसे लेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने पे इनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा और इनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, काइंडली वो पूछ रहे थे, पहले उन्हें पूछने दें। अभी आपने फरमाया कि हुकूमत को ये टर्म पूरी करनी चाहिए, आपने अभी इस मौक़िफ़ की हामी है, लेकिन इससे पहले आप अपने जलसों में, तकरीरों में और मीडिया टॉक में ये कहती रही हैं कि इस हुकूमत को पिछली हुकूमत का मलबा अपने सर नहीं लेना चाहिए और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जी, तो अब इसमें आपने ये जो स्टांस चेंज किया है, इसकी क्या देखें, जब इन्होंने ऐलान किया, मैं बिल्कुल इस बात की हामी थी, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमें दूर से नज़र आ रहा था जब हम हुकूमत से बाहर थे कि बहुत बुरी हालत है आवाम की, मईशत जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, और कोई भी महकमा आप हुकूमत का उठा लें या आप फॉरेन रिलेशंस की बात कर लें, मईशत की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, दहशतगर्दी की बात कर लें, लोड शेडिंग ने फिर जो है वो सर उठा लिया। तो ये हमें दूर से नज़र आ रहा था कि अवाम रोटी से मजबूर हैं, दवाई से मजबूर हैं, महंगाई से मजबूर हैं, वो हमें नज़र आ रहा था। लेकिन जब हम हुकूमत के अंदर आए तो शहबाज शरीफ साहब ने जब मामलात को खंगाला तो हमें नज़र आया कि मईशत सिर्फ ICU में नहीं है, मईशत को ये अपनी नाअहली नालायकी से और अपनी बेहिसी से वेंटिलेटर पर डाल कर चले गए। तो मैंने तब शहबाज साहब को ये कहना शुरू किया, अपनी हुकूमत को ये कहना शुरू किया कि हमें आवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के मामलात की दुरुस्तगी के लिए 3 महीने या 6 महीने काफ़ी नहीं होते। जब आप मेजर्स लेते हैं, सख्त फैसले लेते हैं, तो आपको उसके बाद मुल्क को स्टेबलाइज़ करने के लिए, इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त दरकार होता है। उसकी मिसाल मैं आपको तब देती हूँ, जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, और जो इकॉनमी का हाल था, वो GDP जो थी वो 1.8 समथिंग थी। तो हमने 3 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ लोड शेडिंग को 0 लोड शेडिंग पे ले आए, बल्कि 6 पे ग्रोथ रेट चला गया, और चीज़ें बहुत बेहतर हो गई, मईशत बेहतर हो गई, हर चीज़ बेहतर हो गई, CPEC बनना शुरू हो गया। तो उसको लेकिन 2 से 3 साल लगे। तो लेकिन जब इन्होंने ये धमकी लगाई कि हम आ रहे हैं जत्था लेकर, तो उस वक्त तो मैंने, सब ने, नवाज़ शरीफ ने यक ज़बान होकर ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि अगर अब
इलेक्शन होना भी है तो नहीं होगा। अगर जत्थों ने फैसला करना है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जत्थों के हाथ में मुल्क को ना जाने दें, फितने के हाथ में मुल्क को ना जाने दें। अब जो भी है मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं करें, उसका फ्लैग लेना पड़ता है लें, कौम को एक रोड मैप दें कि 3 महीने में हम यहाँ होंगे, 4 महीने में हम यहाँ होंगे, 6 महीने में हम यहाँ होंगे। और मुस्लिम लीग नून पे कौम को एतबार है। आज जो उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया कि मुस्लिम लीग नून के वादों पर कौम को एतबार है। मुस्लिम लीग नून ने जब भी वादा किया उसको डिलीवर किया। मैं अपनी पूरी कारकर्दगी पे आपको 2 घंटे ब्रीफिंग दे सकती हूँ। मोटरवेज़ के जाल आपको दिखा सकती हूँ, सड़कों के जाल दिखा सकती हूँ। लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए हमने जो पूरा जाल बिछाया नए कारखानों का बिजली के, मैं आपको उसकी तफसील दे सकती हूँ। मैं आपको सीपैक बता सकती हूँ। मैं इकनॉमिक रिवाइवल के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो फैसले लिए थे मैं उनकी तफासील आपको अभी बता सकती हूँ। इधर ये क्या बता सकता है 4 साल में क्या किया? सवाए इंतकाम के आपके पास कुछ नहीं है बताने को कि मैं अपनी कारकर्दगी जो है वो अब इलेक्शन में जाके अवाम को बताऊंगा। भाई 4 साल की कारकर्दगी में 4 सेकंड तुम नहीं बोल सकते, अवाम को क्या बताओगे? तो जब ये मरहला आया हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस मुल्क को अब जत्थों के हवाले नहीं करना, इस मुल्क की डायरेक्शन सीधी करनी है। कुछ अभी कर जाएंगे और कुछ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में आवाम को बता के हम जब भी इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन में जाएंगे और फ्रेश मैंडेट लेके। शुक्रिया। बहुत देर से वेट। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा मैडम, इमरान खान का जो मतलूबा नंबर था वो तब्दील हो चुका है। ये बताइएगा कि जिन्होंने नंबर तब्दील किया उनका नया नंबर मुस्लिम लीग नून के साथ कितने मौसर राब्ते में है? दूसरा ये बता दें कि बहुत सारे आर्मी के जो रिटायर्ड नौजवान हैं उनके अफराद हैं वो भी इस फितना मार्च की शिरकत कर रहे हैं। क्या आर्मी अपने इन लोगों की सही तरह तरबियत नहीं कर पाई कि वो फितना का हिस्सा बन गए? देखिए मेरी बात सुने, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो न सिर्फ मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं की, उसने फ़ौज के इदारे में भी तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। जिस नंबर पे वो फ़ोन कर रहा था और वो बंद हो चुका है, उस नंबर के ज़रिए उसने तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। आप ये देखें जब वो उनकी फैमिलीज़ को, रिटायर्ड ऑफिसर्स की फैमिलीज़ को ये कहता है कि मेरे साथ धरने में शामिल हों या मेरे जलसों में फैमिली समेत आएँ, तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि तुम मेरे जलसों में आओ, तुम्हारे सिपा सालार को और तुम्हारे इदारे को मैं बुरा भला कहता हूँ तो तुम चुप करके बैठ के वो सुनो। तो फ़ौज की फैमिलीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि जो शख्स उनको उनके इदारे के अंदर, वो इदारा जिसके अंदर उन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमात अंजाम दी हैं, वो उस इदारे के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है, तफरीक पैदा करना चाहता है और लड़ाई कराना चाहता है, तो क्या वो अनजाने में उसका हिस्सा तो नहीं बन रहे? जी आपने अभी हमें बताया कि कुछ लोग पीटीआई के आए थे और उन्होंने जी बैक चैनल कुछ चली, इसमें उन्होंने कहा कि कोई सेफ एग्जिट दिया जाए। आपने ये भी बताया कि मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है और उनको मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। क्या आप समझती हैं कि जो लोग आज मुलाकात के लिए आए थे, इस किस्म के कुछ एलिमेंट्स पीटीआई के अंदर हैं जिनके साथ बैठकर कुछ बात हो सकती है एक रिकंसिलिएशन के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए? देखें, आज जो बात उनसे करनी थी वो पाकिस्तान के अवाम ने टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर ली उनसे। पाकिस्तान के अवाम ने आज उनको ये जवाब दे दिया है कि तुम्हारा फितना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारा जो सो कॉल्ड आज़ादी का एक नैरेटिव था उसको कौम ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये फ़ैसला तो कौम ने कर दिया। रही बात इनसे बातचीत की, तो ये किसी भी चीज़ में स्टेक होल्डर्स नहीं है। ये बड़ी रऊनत के साथ नेशनल असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से इस्तीफ़े दे के निकले थे। ये और बात है कि पैसा देखकर और तनख्वाहें देखकर आज भी इनकी राल टपकती है, तो इन्होंने वो तनख्वाहें दोबारा लेनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये अब नेशनल असम्बली का हिस्सा नहीं रहे, ये अब प्रोविंशियल असम्बलीज़ का हिस्सा नहीं रहे, ये स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनको सिर्फ अब अगर डील करना है इनके साथ तो एक फितने के तौर पे, एक फसादी के तौर पे डील करना। मैडम प्लीज बारी आपको केस नहीं, केस लिखते हुए साबका हुकूमत के जो टेबल पे रेडी केसेस हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उन्होंने आज जो भी कुछ सहाफ़ियों के साथ हुआ, ख़ास तौर पर समर टीम पर हमला, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।